कल्पना कीजिए कि एक आम आदमी बैंक का कर्ज नहीं चुका पाता। बैंक उसका घर छीन लेता है, उसकी साख खत्म हो जाती है और उसे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन जब एक पूरा देश दिवालिया होता है तो नजारा बिल्कुल अलग होता है। वहां कोई पुलिस नहीं आती, कोई हथकड़ी नहीं लगती। हकीकत तो ये है कि दुनिया में देशों के दिवालिया होने का कोई औपचारिक कानून ही नहीं है। आज हम उस गुप्त सिस्टम की बात करेंगे जो तय करता है कि किस देश को डूबने दिया जाएगा और किसे आखिरी सांस तक खींचकर बचाया जाएगा। ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये शुद्ध राजनीति है। जब हम कहते हैं कि कोई देश बैंकक्रप्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका खजाना खाली हो गया है। इसका मतलब ये है कि उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और अपने उधारदाताओं से कह रहा है, मेरे पास पैसे हैं पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अर्जेंटीना ने ये 9 बार किया है, श्रीलंका ने हाल ही में किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका या जापान जैसे देश, जिन पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज है, कभी इस लिस्ट में क्यों नहीं आते? यहाँ काम आता है एक अनदेखा नियम। कर्ज की मात्रा मायने नहीं रखती, ये मायने रखता है कि आपका कर्ज किस भाषा में लिखा है। ज्यादातर गरीब देश डॉलर में कर्ज लेते हैं। जब उनके देश की करेंसी गिरती है तो उनका कर्ज अपने आप पहाड़ जैसा हो जाता है। वे अपनी मशीनें नहीं छाप सकते क्योंकि दुनिया को उनके नोटों पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ताकतवर देश अपने ही कागज पर अपना भविष्य लिखते हैं। वे और नोट छापते हैं, मुद्रास्फीति को निर्यात करते हैं और खेल जारी रहता है। अब बात करते हैं उस संस्था की जिसे दुनिया इकोनॉमिक डॉक्टर कहती है, IMF। लेकिन ये डॉक्टर थोड़ा अजीब है। ये आपको दवा तब देता है जब आप लगभग मर चुके होते हैं और उस दवा की कीमत आपके देश की संप्रभुता होती है। जब कोई देश दिवालिया होने की कगार पर होता है तो नियम सरल होते हैं। आपको अपने लोगों का पेट काटना होगा, बिजली की कीमतें बढ़ानी होंगी, सब्सिडी खत्म करनी होगी और सरकारी संपत्तियों को बेचना होगा। इसे ऑस्टेरिटी कहते हैं। विडंबना देखिए, जिस पैसे को बचाने के लिए ये कड़े कदम उठाए जाते हैं वो अक्सर आम जनता के काम नहीं आता। वो सीधा उन बड़े बैंकों और हेज फंड्स की जेब में जाता है जिन्होंने उस देश को कर्ज दिया था। ये एक ऐसा चक्र है जहां गरीब जनता का पैसा रईस कर्जदाताओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कुछ देशों को टू बिग टू फेल माना जाता है। अगर कोई छोटा देश डूबे तो वो उसकी समस्या है, लेकिन अगर कोई बड़ा देश डूबे तो वो पूरी दुनिया की समस्या बन जाती है। इसलिए सिस्टम उसे गिरने नहीं देता, उसे नया कर्ज दिया जाता है ताकि वो पुराना कर्ज चुका सके। ये दिवालियेपन को रोकने का तरीका नहीं है, ये उसे आगे बढ़ाने का तरीका है। हाल के वर्षों में इस खेल में एक नया खिलाड़ी आया है, चीन। आज दुनिया के कई विकासशील देश IMF के नहीं बल्कि चीन के कर्जदार हैं और चीन के नियम किसी किताब में नहीं लिखे, वे बंद कमरों में तय होते हैं। जब श्रीलंका अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे अपना एक पूरा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए सौंपना पड़ा। इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। यहाँ दिवालिया होना सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये भूगोल का नुकसान है। ये आपकी जमीन का आपके हाथ से निकल जाना है। हकीकत यह है कि दुनिया का वित्तीय ढांचा एक क्लब की तरह है। अगर आप क्लब के मालिक के दोस्त हैं तो आपके लिए नियम बदल दिए जाएंगे। अगर आप बाहरी हैं तो आपको सजा भुगतनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था गणित और आंकड़ों पर चलती है, लेकिन देशों का दिवालिया होना साबित करता है कि ये सब एक कहानी है जिसे हम सबने सच मान लिया है। असली सवाल ये नहीं है कि कोई देश दिवालिया क्यों होता है। असली सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया ही कर्ज के बोझ तले दबी है तो वो कर्ज चुकाएगा कौन? हो सकता है कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां दिवालिया होना अब किसी देश की गलती नहीं बल्कि इस ग्लोबल सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। एक ऐसा हिस्सा जिसे ठीक करने का इरादा शायद किसी का है ही नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ पारदर्शी हो गया तो ये खेल खत्म हो जाएगा और इस खेल के खिलाड़ी अभी हार मानने के मूड में नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम कभी बदल पाएगा या हम बस अगले बड़े संकट का इंतजार कर रहे हैं? ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।